नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम लोग मूल अधिकार पर लास्ट क्लास में हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 32 पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षण हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश यानी कि मेंडामस, तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण यानी सेरोटरी और पांचवा है लास्ट है कोवेरेंटो या अधिकार प्रेक्षा। इसमें से हम लोगों ने 3 देख लिया था। यानी कि कौन कौन देख लिए थे हम लोगों ने? हैबियस कॉर्पस देख लिया था, बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, मेंडामस और प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था और आज हम लोगों को जानना है सेरोटरी या उत्प्रेषण के बारे में। सेरोटरी, उत्प्रेषण या सेरोटरी के बारे में। तो इसका सरल भाषा में मतलब होता है कि प्रमाणित होना या सूचना देना। इसका सरल भाषा में मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। और यह क्या कहता है? ये जो सेरोटरी है, उत्प्रेषण, ये क्या कहता है? इसके तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने यहाँ लंबित मामले को हस्तांतरण का आदेश देती है। यानी कि कहने का मतलब कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं या कोई ट्राइब्यूनल या अधिकरण है, उनके लंबित मामले को क्या करती है? ट्रांसफर का आदेश देती है। मतलब उनके लंबित मामलों को अपने उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर का क्या करती है? आदेश देती है। और इसके तहत दूसरा क्या कर सकती है? वह अपने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द कर सकती है। वह क्या कर सकती है? अपने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द कर सकती है। और वह किस आधार पर रद्द कर सकती है, आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो ये मूल अधिकार का अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं, उसमें चौथा है उत्प्रेषण या इसी को सेरोटरी बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसका मतलब होता है क्या? प्रमाणित होना या सूचना देना। तो ये क्या कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करती है? अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों के लंबित मामलों को हस्तांतरण या ट्रांसफर का आदेश देती है। या इसके तहत ये तो हो गया पहला, अपने यहाँ लंबित मामलों को हस्तांतरण का आदेश या ट्रांसफर का आदेश देती है। और इसका जो दूसरा है वो क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द कर सकती है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों को रद्द कर सकती है। अब जो ये रद्द है, रद्द करने के लिए कुछ आधार दिए गए हैं। रद्द करने के लिए 2 आधार दिए गए हैं। इसमें जो पहला आधार है वह यह कहता है कि क्षेत्राधिकार का उल्लंघन। वह क्या कहता है कि क्षेत्राधिकार का उल्लंघन। जैसे कि कोई जो निम्नतम अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के क्षेत्र से बाहर आता है कि यानी कि उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं आती है, और अगर तब वह इस पे फैसला देती है तो क्या करती है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके आदेश को रद्द कर देती है। और इसका दूसरा है कानून की त्रुटि। क्या कहता है? कानून की त्रुटि हो तब वो रद्द कर सकती है। अब हम उत्प्रेषण को यानी कि चौथा जो रिट है उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है सो क्या हुआ था? उन्नाव रेप कांड हुआ था। और रेप का जो आरोपी व्यक्ति था वो क्या था? वो विधायक था। यानी कि वो अपने पावरफुल, वो क्या था? वो था वहाँ का विधायक। और तब जब सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला गया, यही इसी चौथे के तहत रिट डाला गया, तब क्या किया गया? तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गया? मामले को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके नई दिल्ली भेज दिया। मामले को क्या किया? उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके नई दिल्ली भेज दिया। तो इसका अब एक होता है लास्ट पांचवा जो है, पांचवा क्या होता है? अधिकार परीक्षा। पांचवा जो रिट है वह होता है अधिकार परीक्षा, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवेरेंटो। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोवेरेंटो। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवेरेंटो। तो ये क्या होता है? ये लास्ट रिट है। तो ये होता है जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति बिना किसी अधिकार के काम करता है। जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति बिना किसी अधिकार के काम करता है तो न्यायालय उससे उसके अधिकार के बारे में पूछ सकती है कि आप किस अधिकार के तहत काम कर सकते हैं। और जवाब संतोषजनक ना पाए जाने पे
और जवाब संतोषजनक ना पाए जाने पे क्या कर सकती है, उस कार्यवाही को रोकने का आदेश दे सकती है। और जवाब संतोषजनक ना पाए जाने पे क्या कर सकती है, उस कार्यवाही को रोकने का आदेश दे सकती है। तो ये था पांचवा क्या कहता है, अधिकार परीक्षा या को वारंटो। न्यायालय जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति बिना किसी अधिकार के काम करता है तो न्यायालय उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार के तहत काम कर रहे हैं, और जवाब संतोषजनक ना होने पे उसे कार्यवाही रोकने का आदेश दे सकती है। तो ये था अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी कर सकती है। अब हम लोगों को इससे आगे देखना है, इससे आगे हम लोगों को देखना है अनुच्छेद 33 के बारे में। तो अनुच्छेद 33 को नोट कर देते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 मूल अधिकार को कम करता है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 ये दोनों क्या करता है, ये दोनों मूल अधिकार को कम करता है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकार पे क्या कर सकती है, तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि यह संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकार पे तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। तो वह क्या कर सकती है, अनुच्छेद 33 के तहत संसद क्या कर सकती है, संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकार पे तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है, आदि के मूल अधिकार पे तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। और यह जो है सो केवल संसद कर सकती है। यह क्या कर सकती है, यह केवल संसद को यह अधिकार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस, आप सभी जानते होंगे कि पुलिस किसके अंदर आता है, तो ये जो पुलिस है ये राज्य के अंतर्गत आता है। पुलिस किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन जब मूल अधिकार को कम करने का बात हो तो इसमें क्या कर सकती है, इसमें राज्य विधानमंडल कुछ नहीं कर सकती है, इसमें राज्य विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यह काम केवल संसद कर सकती है कि मूल अधिकार पे तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। क्या कर सकती है, मूल अधिकार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। और इसके तहत जो ये तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है, इसे जो है सो क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 33 के तहत संसद जो भी अधिनियम बनाएगी, अनुच्छेद 33 के तहत संसद जो भी अधिनियम बनाएगी उसे देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनाएगी, संसद जो कानून बनाएगी उसे भारत के किसी भी न्यायालय में क्या नहीं कर सकते हैं, उसे भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये कहता था इसका दूसरा प्रावधान। और अब आता है आखिर में कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस या खुफिया एजेंसी के किन किन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो सबसे पहला है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इनके अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये संगठन नहीं बना सकते हैं, ये श्रमिक संघ नहीं बना सकते हैं, ये प्रेस से वार्ता नहीं कर सकते हैं। इन सारे कामों पर इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस से बात नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, पुलिस संघ नहीं बना सकते हैं, श्रमिक संघ नहीं, ये अपना संगठन नहीं बना सकते हैं या ये अपना श्रमिक संघ नहीं बना सकते हैं। इन सभी पे इसके तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये था हमारा अनुच्छेद 34, ये था हमारा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के तहत इतना काम कर सकती है। अब है अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद क्या कहती है, जब भारत या उसके किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब यह मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 34 क्या बताता है, जब भारत या उसके किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो यह क्या करती है, यह मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। मार्शल लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, सैन्य कानून कहते हैं। मार्शल लॉ को ही सैन्य कानून कहा जाता है। आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। पहले इसे नोट कर देते हैं। फिर है
अनुच्छेद 34 क्या कहता है, जब भारत या उसके किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब यह मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाती है। जब भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो यह मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है और इसे मार्शल लॉ को संसद वैधता प्रदान करती है। मार्शल लॉ को वैधता कौन प्रदान करती है? संसद, यानी मार्शल लॉ की वैधता को संसद प्रमाणित करती है। ये है अनुच्छेद 34, यानी कि जब जब भारत या इसके किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो यह मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है और संसद इसकी वैधता प्रमाणित करती है। संसद इसकी क्या करती है? वैधता प्रमाणित करती है। और जब मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ एक प्रकार का सैन्य कानून है। मार्शल लॉ क्या है? तो मार्शल लॉ एक प्रकार का सैन्य कानून है और मार्शल लॉ एक प्रकार का सैन्य कानून है जो कहाँ से ली गई है? अंग्रेजी शासन से ली गई है, जो अंग्रेजों के कानून से ली गई है। मार्शल लॉ एक प्रकार का सैन्य शासन है जो अंग्रेजी कानून से ली गई है। और जब मार्शल लॉ लागू होते हैं, जब देश के किसी भी क्षेत्र में या देश में मार्शल लॉ लागू होता है तो साधारण कानून स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब देश के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो साधारण कानून स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आफ्सा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं? आफ्सा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके क्या देख सकते हैं? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये था अनुच्छेद 34। अब हम लोगों को अनुच्छेद 35 समझना है। संसद, अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह कुछ मूल अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। इसे नोट कर देते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कुछ मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए इस पे कानून बना सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए इसमें कानून बना सकती है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी के लिए आवास की व्यवस्था। इसी पर अनुच्छेद 35 के तहत संसद क्या करती है? सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करती है। इसी मूल अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद क्या करती है? सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी के लिए आवास की व्यवस्था करती है। तो ये था अनुच्छेद। आज हम लोगों का 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक था, उसे हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को भी, भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक को प्राप्त हैं। यानी भारतीय और गैर नागरिक दोनों को, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो एक एक करके सारे को नोट कर देते हैं कि कौन केवल भारतीयों को है, कौन भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है, कि कौन कौन से मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो जैसे देखिए, सबसे पहला है अनुच्छेद 15। सबसे पहला जो है वो अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, लिंग, जाति, वंश आदि के जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समता है, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आदि। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संरक्षण संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि 5 तरह के रिट जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। तो ये केवल ये जो हम लोगों ने देखा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 32, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को जो प्राप्त है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों को, भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है।
अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण। इसमें 3 तरह का प्रावधान था कि एक गलती के लिए एक सजा, गलती उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी आदि। तो ये क्या है, ये अनुच्छेद 20 के तहत है, ये भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये भी भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है, ये भी भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 में बेगार का अंत कर दिया गया है या बाल श्रम का अंत कर दिया गया है, ये भी भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 24 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का अंत कर दिया गया है, यह भी भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 से 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह भी भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और यही क्वेश्चन अभी जस्ट एग्जाम में पूछा गया था, ये जो 14 मार्च 2023 के एसएससी सीजीएल के एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सामूहिक धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता किस मूल अधिकार के तहत दिया जाता है या किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। और अनुच्छेद 28 में अल्पसंख्यक राज्य के धन से स्थापित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से आज हम लोगों का मूल अधिकार खत्म हो गया, भाग 3 मूल अधिकार खत्म हो गया। और इस बार का जो एसएससी सीएचएसएल हुआ है उसमें कई क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है। इसके अलावा ये क्वेश्चन अनुच्छेद 36 पूछा गया था, अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा गया था, ये सभी पूछा गया था। और एक पूछा गया था ये जो अनुच्छेद 32 अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। उसमें पूछा गया था कि उच्च न्यायालय किसके तहत रिट जारी कर सकती है, तो ये जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। तो आज हम लोगों का भाग 3 और मूल अधिकार खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।